Okay, so if you remember these 3 points I had given you all for homework, right? उसमें से ये वाला सेक्शन 68 तो आपने ऑलरेडी कर लिया था, in which यूनिट 6 quasi कॉन्ट्रैक्ट्स में, राइट? ओके, नाउ इफ यू रिमेंबर जब हम quasi कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे थे, आई टोल्ड यू दैट आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ नेसेसरीज, राइट? इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या था इसमें? कम टू द सेकेंड लाइन, इन इंडिया फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, मैरिज ऑफ फीमेल हैव बीन हेल्ड टू बी नेसेसरीज. ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लो. सो इफ इन अ केस स्टडी इफ दे गिव यू एनी पॉइंट कि उसने पैसे फूड के लिए दिए थे, क्लोथिंग के लिए दिए थे, शेल्टर, एजुकेशन और मैरिज ऑफ अ फीमेल, ऑल दीज विल क्वालिफाई टू बिकम नेसेसरीज. ठीक है, फिर दीज इंक्लूड, अब इसमें भी कैटेगरीज हैं, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल एडवाइस, लीगल एडवाइस. ठीक है, हाउस गिवन टू माइनर फॉर स्टडिंग एंड फॉर कंटिन्यूइंग हिज स्टडीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, आगे क्या लिखा है? माइनर तो इनकम्पिटेंट है, राइट? ये तो हमको ऑलरेडी पता है. ही इज नॉट पर्सनली लायबल टू पे द प्राइस ऑफ नेसेसरीज. However, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of the minor. तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी केस स्टडीज की हैं क्या, कि ये माइनर है supposedly, and this is Mr. A who has supplied him some money, and this money will be used in education. Correct? तो अब माइनर इसको रीपे करेगा क्या? तो आंसर क्या था? Yes, he will repay him. But माइनर इसको पैसे कैसे देगा? He is not, minor is not personally liable. माइनर के नाम पर जो कोई प्रॉपर्टी रहेगी, वो प्रॉपर्टी में से ये इसको रीइंबर्स करेगा टू मिस्टर ए. ठीक है, तो बस वही लिखा है दैट माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल. ओके, पर हाउ विल ही पे टू मिस्टर ए? फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर. ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल है, इसमें किस पर्पस के लिए पैसे लिए गए थे? टू पे फीस फॉर कोचिंग इन द गेम and play matches with him during his world tour. Will this qualify to be a necessary? पहले तो मुझे वो बता. Will this qualify to become a necessary? Yes or no? पैसे क्यों लिए गए थे? A minor aspiring to become a professional billiards player entering into a contract with B. Okay? तो B ने उसको पैसे दिए, और पैसे क्यों दिए? क्योंकि माइनर को फीस पे करनी थी कोचिंग की. तो will this qualify to become a necessary? Yes or no? ये necessaries का लिस्ट दिया है ना यहाँ पर, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन. तो ये एजुकेशन में आएगा ना. फिर एजुकेशन में भी नीचे दिया हुआ था ट्रेनिंग, राइट? सो दिस विल क्वालिफाई टू बिकम अ नेसेसरी, राइट? ओके, अब इशू देखो, कैन प्रोवाइडिंग कोचिंग बी ट्रीटेड एज नेसेसरी? क्वेश्चन मार्क. तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, इट इज अ नेसेसरी. तो डिसीजन क्या दिया था कोर्ट ने? द कोर्ट हेल्ड दैट एग्रीमेंट for teaching, instructions, employment for the benefit of Mr. A, the minor. Hence, it could be treated as necessary. इसको अंडरलाइन करो कि जो उसने पैसे दिए थे उसको, so that वो जाके फीस पे करे for coaching, this will be treated as necessary. और लास्ट में डिसीजन क्या लिया? Mr. B could recover his fees. अब Mr. B रिकवर कैसे करेगा माइनर से? माइनर उसको अपने पॉकेट में से पैसे नहीं निकाल के देगा. माइनर के नाम पर जो प्रॉपर्टी होगी वो उसमें से उसको रीइंबर्स करेगा. ठीक है, सो दिस सेक्शन 68 आई हैड गिवन यू ऑल फॉर होमवर्क. कम टू दीज पॉइंट्स. क्या माइनर एजेंट बन सकता है? टेल मी यस और नो सिंपली. पढ़ो, पॉइंट पढ़ो. कैन माइनर बिकम अ एजेंट? फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? ही कैन नॉट अपॉइंट अ एजेंट. पर वो क्या खुद एजेंट बन सकता है? पढ़ो. कैन ही हिमसेल्फ बिकम अ एजेंट? क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में? ही कैन नॉट अपॉइंट एन एजेंट. वो किसी और को एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता है, पर वो क्या खुद बन सकता है? द आंसर इज यस. सी, इट्स गिवन इन द फर्स्ट लाइन. माइनर कैन नॉट अपॉइंट एजेंट, बट अ माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट. समझ रहे हो? आई राइट हियर. सपोज ये माइनर है, ठीक है, जिनको डाउट आ रहा है फर्स्ट पॉइंट में, सपोज दिस इज द माइनर. ठीक है, यहाँ पर पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है? माइनर किसी पर्सन को एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता. उसके माइनर के पास इतने पावर्स नहीं है. माइनर किसी पर्सन को एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता है, पर माइनर खुद एजेंट बन सकता है. गेटिंग दिस? ही कैन हिमसेल्फ बिकम एन एजेंट, बट वो किसी और को एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता.
जब हम एजेंट अपॉइंट करते हैं, हु अपॉइंट्स एन एजेंट? प्रिंसिपल, ये तो आपने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप, प्रिंसिपल अपॉइंट्स एजेंट, करेक्ट, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो प्रिंसिपल के पावर्स होते हैं, प्रिंसिपल के क्या पावर्स होते हैं कि वो किसी एजेंट को अपॉइंट करे, ठीक है। तो माइनर किसी और पर्सन को एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता, पर क्या माइनर खुद एजेंट बन सकता है किसी और का? द आंसर इज यस, ठीक है। देखो पॉइंट में क्या लिखा है, he cannot appoint an agent but a minor can be appointed as an agent, इसको अंडरलाइन कर लो, दिस इज जस्ट, इतना भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। देखो क्या लिखा है, माइनर एज एन एजेंट कैन बाइंड द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल एक क्रिएट करके देती हूँ, सो देखो तो इन शॉर्ट होगा क्या, एक होगा प्रिंसिपल, करेक्ट, ये प्रिंसिपल ने सपोज एक एजेंट को अपॉइंट किया और ये एजेंट कौन है, ये एक माइनर है, ठीक है, करेक्ट। अब ये माइनर कोई एक कस्टमर को ढूंढ के लेके आता है, ठीक है, ही फाइंड सम कस्टमर जिसको प्रिंसिपल की जरूरत थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ना, कहा गई माइनर एज एन एजेंट कैन बाइंड द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी बट इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर एनी डैमेजेस। मतलब क्या, अगर माइनर कोई कस्टमर को ढूंढ के लेके आता है तो प्रिंसिपल और कस्टमर फिर साथ में हो जाएंगे, ठीक है, माइनर कोई भी चीज के लिए पर्सनली लाइबल नहीं होगा। ओके, इज दिस क्लियर? रीड दिस पॉइंट अगेन। सो इसमें हमको दो चीजें समझनी है, माइनर किसी और को एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता है, पर माइनर खुद एजेंट बन सकता है किसी और का, ठीक है, दिस इज पॉइंट वन। दूसरी पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि अगर वो किसी कस्टमर को ढूंढ के लाता है विच प्रिंसिपल इज इन नीड ऑफ, तो ही कैन बाइंड प्रिंसिपल एंड कस्टमर, ठीक है, फिर प्रिंसिपल और कस्टमर एक हो जाएंगे, फिर वो दोनों ट्रांजैक्शन करेंगे। माइनर ट्रांजैक्शन कर सकता है क्या? आंसर इज नो। तो अब अगर इसमें ये पॉइंट में ट्रांजैक्शन कौन करेगा, प्रिंसिपल और कस्टमर, राइट। माइनर पर्सनली किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्लियर कट दिया है, ही इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर एनी डैमेजेस अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ दिस पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट दिया था मैंने होमवर्क के लिए, कैन यू बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? बताओ, माइनर एज अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, but he can still be admitted in the benefits, correct। पढ़ो पॉइंट क्या लिखा है, अ पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। अब माइनर तो इनकम्पिटेंट है, हर पॉइंट में ये चीज रिपीट है, सो ही कैन नॉट बी अ पार्टनर, राइट, वो खुद पार्टनर नहीं बन सकता है। हाउएवर ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। मतलब क्या, वो पार्टनरशिप में पार्टनर तो नहीं बनेगा, बट ही कैन बिकम अ पार्टनर इन बेनिफिट्स। ये एक टाइप का पार्टनर होता है, आपने 12th स्टैंडर्ड में ओसी में पढ़ा होगा, ही इज कॉल्ड एज पार्टनर ओनली इन बेनिफिट्स। मतलब क्या, अगर पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट्स आते हैं, ठीक है, तो वो माइनर को दिए जाएंगे, पर अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉसेस होते हैं तो क्या माइनर शेयर करेगा लॉसेस? द आंसर इज नो, ठीक है। देखो बस वही लिखा है, ही कैन नॉट बी अ पार्टनर, ओके, बट ही मे बी एडमिटेड इन द बेनिफिट्स, ओके। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, विथ द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, with the consent of the other partners। मतलब क्या, यहाँ पर आई थिंक ऑल नहीं लिखा हुआ है, बट इट मीन्स ऑल ओनली। अब सपोज इटली आई गिव यू वन एग्जांपल। अब सपोज इटली एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर 5 पार्टनर्स ऑलरेडी हैं, ठीक है, एंड दिस इज एन एग्जांपल। देयर इज ऑलरेडी अ पार्टनरशिप फर्म जिसके अंदर कितने पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स ऑलरेडी हैं। अब इनको एक माइनर को भी अपॉइंट करना है, तो इन सबका कंसेंट लगेगा, सबको बोलना चाहिए हाँ ठीक है हम माइनर को पार्टनरशिप फर्म में अपॉइंट करते हैं, राइट। अच्छा, ये माइनर क्या एक फुल फ्लेजेड पार्टनर होगा क्या? द आंसर इज नो, ही विल बी पार्टनर ओनली इन बेनिफिट्स, ठीक है। अब अगर 5 पार्टनर्स में से सिर्फ 4 पार्टनर्स ने यस बोला है, तो क्या ये माइनर अपॉइंट किया जाएगा? द आंसर इज नो, ठीक है, क्योंकि पांचों का कंसेंट लगेगा, इट्स नॉट मेजोरिटी, इट इज ऑल, ठीक है। क्या लिखा है, विथ द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, ओके। Okay, now come to this point.
ओके, कम टू पॉइंट नंबर सी, सब हेडिंग पढ़ो। ओके, अब नाउ डू यू रिमेम्बर कल केजल ने ना एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर ऐसा भी हो सकता है ना कि माइनर फेक बोले कि भाई मैं तो 22 ईयर्स का हूं, राइट, बट एक्चुअली में ही इज जस्ट 14 ईयर्स। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? हो सकता है ना, हो क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, तो यहां पर मैं लिखती हूं एक्चुअल एज है, एक्चुअल एज है 14 ईयर्स, ठीक है, बट उसने फेक, ही फेक्ड हिज एज, फेक्ड हिज एज, और उसने क्या बोला, मैं कितने साल का हूं, आई एम 22 ईयर्स। ठीक है, अब हुआ क्या, आई विल गिव यू एन एग्जांपल व्हाट ही फेक दैट ही इज 22 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक माइनर है और यहाँ पर देयर इज मिस्टर ए। ठीक है, अब माइनर ने बताया क्या है इसको कि मैं कितने साल का हूं, 22 ईयर्स का हूं। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट में हुआ क्या कि एक ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये लोन का कॉन्ट्रैक्ट था। ओके, तो मिस्टर ए ने इसको 20,000 का लोन दिया है। ओके, अब पैसे आ गए, किसके पास पैसे आ गए, अब माइनर के पास पैसे आ गए क्या, राइट, सो दिस 20,000 इज नाउ इन द माइनस, इज विद द माइनर। ठीक है, अब 20,000 आ गए, ये माइनर ने ना उसको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो 20,000 है ना ये मैं तुझे रीपे करूंगा ऑन 1st ऑफ मार्च, मतलब डेट ऑफ रीपेमेंट भी उसने बता दिया था, कब मैं तुझे रीपे करूंगा, 1st ऑफ मार्च 2021। ओके, अब जब रीपेमेंट की बारी आई, ऑन द डेट ऑफ रीपेमेंट, ये जाके इसको बोलता है कि मैं तो माइनर हूं। पहले उसने क्या बोला था, मैं मेजर हूं। जैसे ही रीपेमेंट का डे आया या रीपेमेंट के कुछ दिन पहले और वट एवर इट इज, माइनर ने उसको जाके बोला कि मैं तो शुरुआत से ही लेके माइनर हूं और मैंने तुझे झूठ बोला था दैट आई एम 22 ईयर्स ऑफ एज। ओके, मैं तो उस वक्त भी माइनर था, आज भी माइनर हूं। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, नाउ आफ्टर सेइंग दिस, आफ्टर डिनाइंग, पहले माइनर ने क्या बोला, आई एम 22 ईयर्स, नाउ ही इज डिनाइंग द फैक्ट, राइट, पहले तो उसने झूठ बोला और अब सच बोल रहा है, राइट, अब क्या बोल रहा है, नहीं नहीं मैं तो माइनर हूं, मैं तो सिर्फ 14 ईयर्स का हूं। सो नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज माइनर लायबल टू रीपे मिस्टर ए ऑन 1st ऑफ मार्च 2021? यस और नो, चलो थिंक एंड टेल मी। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, द वंस हु हैव अटेंडेड। So is minor liable to repay Mr. A on 1st of March 2021? The answer is no. ठीक है, अब एक पॉइंट जो मुझे डिस्कस करनी है विच इज रिगार्डिंग द सब हेडिंग। ओके, मैं आपको अभी बता देती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। ठीक है, अब ये सुनो, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल का मतलब क्या है, मतलब क्या, मैंने अगर कोई चीज आपको पहले बोली है, मैं बाद में चल के उसको डिनाई नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, इफ टुडे आई हैव टोल्ड यू सम XYZ थिंग, ओके, देन टुमारो ऑल्सो आई हैव टू टेल यू द XYZ थिंग ओनली, मतलब जो मैंने आपको पहले बताया है बाद में भी मुझे वही आपको बताना है। I cannot deny something which I have said earlier. Okay, मैं क्या बोल रही हूं, I cannot deny, I'll write here, I cannot deny, I cannot deny the words which I spoke earlier, which I spoke earlier. ठीक है, इसका मतलब सबको समझा है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल का मतलब क्या है कि मैं बाद में चल के मुकर नहीं सकती हूं। ठीक है, अब सब हेडिंग पढ़ो, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल है डज नॉट अप्लाई टू माइनर, मतलब क्या, माइनर आगे चल के मुकर सकता है क्या, ये अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा। पहले उसने क्या बोला था, आई एम जस्ट 14 ईयर्स ऑफ एज, बाद में उसने जाके क्या बोला,
सॉरी, पहले उसने क्या बोला, आई एम 22 ईयर्स, बाद में उसने जाके क्या बोला, आई एम 14 ईयर्स, तो कैन ही डिनाई? द आंसर इज यस, ही कैन डिनाई। समझ रहे हो? तो दो चीजें हैं इसमें। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल क्या कहता है, जो आपने पहले बोला है आपको अभी भी वही बोलना है, पर यहाँ पर सब हेडिंग क्या लिखा है, क्या डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल अप्लाई कर रहा है माइनर को? सब हेडिंग ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल है डज नॉट अप्लाई टू माइनर। मतलब क्या, क्या वो बाद में चल के मुकर सकता है क्या? कैन ही चेंज हिज वर्ड्स? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। ये किसके लिए अप्लाई होता है? सिर्फ माइनर के लिए, है ना। अगर कोई मेजर है तो उसके लिए अप्लाई नहीं होगा। सो अगेन आई रिपीट फ्यू थिंग्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल क्या कहता है, यू कैन नॉट डिनाई द वर्ड्स विच यू स्पोक अर्लियर, है ना। जो आपने 2 दिन पहले बोला था, आपको 2 दिन के बाद भी वही बोलना है, ठीक है। ये क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। मतलब क्या, यू कैन नॉट डिनाई द वर्ड्स विच यू स्पोक अर्लियर। बट क्या ये चीज माइनर को अप्लाई होती है, ये क्वेश्चन है। डज इट अप्लाई टू माइनर? द आंसर इज नो, इट डज नॉट अप्लाई। क्या लिखा है सब हेडिंग में, जो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल है, दिस डज नॉट अप्लाई टू माइनर। मतलब क्या, क्या माइनर मुकर सकता है बाद में? द आंसर इज यस, ओके। क्योंकि पहले उसने बोला आई एम 22 ईयर्स, बाद में जाके उसने बोला 14 ईयर्स। सो कैन ही चेंज हिज वर्ड्स? द आंसर इज यस। अच्छा, ये तो चीज हो गई। ये जो मैंने आपको एक केस स्टडी बना के दी है, इसका फाइनल आंसर क्या था, इज माइनर लाइबल टू पे हिम 20,000 रुपीज, यस और नो? द आंसर इज नो, ठीक है। चलो लेट्स रीड। तो इसमें थोड़ी सी कुछ अलग चीजें हैं, इसके ऊपर हमको एक केस स्टडी भी लिखना है आज, सो विल क्विकली रीड दिस पॉइंट। ओके, पहले पॉइंट पढ़ने से पहले ये एग्जाम्पल पढ़ लो, जितना मैंने मार्क किया है, रीड दैट एग्जाम्पल, टेक योर टाइम एंड रीड द एग्जाम्पल। यस, पूछो केजल। Which question I asked? Why are you not writing in that book? Space कम है, अच्छा ठीक है। चलो, write down the first point. We are writing answer number 36, ठीक है। लिखो, as per Indian Contract Act 1872, as per the Indian Contract Act, as per the Indian Contract Act, comma 1872, doctrine of estoppel, doctrine of estoppel, doctrine of estoppel states that, doctrine of estoppel states that you are bound, states that you are bound by what you represent. Doctrine of estoppel states that you are bound by what you represent. Full stop. You are bound by what you represent. ठीक है, full stop. आगे कंटिन्यू करो। You cannot change your words. You cannot change your words later. You cannot change your words later.
You cannot change your words later. Full stop. This principle of estoppel, this principle of estoppel is not applicable to a minor. This principle of estoppel is not applicable to a minor. This principle of estoppel is not applicable to a minor. Full stop. It means that he can change his words. It means that he can change his words. ठीक है. अच्छा, ये जो जहां से आपने लिखा है ना, दिस प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल इज नॉट एप्लीकेबल, वहां से पॉइंट 2 कर लो. दिस प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, वहां से पॉइंट 2 स्टार्ट होता है. ठीक है. आई विल रिपीट द 2 पॉइंट्स अगेन. स्टार्टिंग से मैं रिपीट कर रही हूँ. पॉइंट 1 इज as per the Indian Contract Act, 1872, the doctrine of estoppel states that you are bound what you represent. Full stop. You cannot change your words later. Full stop. ठीक है, ये पॉइंट 1 है. पॉइंट 2, this principle of estoppel is not applicable to a minor. Full stop. It means that he can change his words. ठीक है, this is point number 2. Now start writing point number 3. Money lender will not succeed. Money lender will not succeed in recovering the loan amount. Money lender will not succeed in recovering the loan amount. Money lender will not succeed in recovering the loan amount as an agreement with a minor, as an agreement with a minor is void ab initio. As an agreement with a minor, as an agreement with a minor is void ab initio. Initio का स्पेलिंग क्या है? INITIO. ठीक है. As an agreement with a minor is void ab initio. Full stop. अब नेक्स्ट लाइन में लिखो. ठीक है. पॉइंट 3 है, जस्ट नेक्स्ट लाइन, लास्ट लाइन है. As it's a void agreement, as it's a void agreement, as it's a void agreement, money lender cannot get his rights, cannot get his rights enforced, cannot get his rights enforced, cannot get his rights enforced against the minor. As it's a void agreement, money lender cannot get its rights enforced against the minor. Done? Cannot get his rights enforced against the minor. ठीक है. Now before we move to the next point, पूरा आंसर पढ़ लो एक बार. Okay. First come to point number G. ये भी रीड करो. Read point number G. इजी पॉइंट है ये. क्या लिखा है? अगर माइनर के पेरेंट्स उसके बिहाफ पर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? द आंसर इज यस, राइट. बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एंटर कौन कर रहा है? माइनर एंटर नहीं कर रहा है. माइनर के पेरेंट्स और गार्जियन आर एंटरिंग ऑन हिज बिहाफ. ठीक है. तो दिस विल बी इन्फोर्सिबल. इन्फोर्सिबल का मतलब क्या है? ये वैलिड कहा जाएगा. क्यों? बिकॉज उसके पेरेंट्स या गार्जियन उसके बिहाफ पर, ऑन माइनर्स बिहाफ, दे आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. अब प्रोवाइडेड में 2 चीजें हैं, ये दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए. द वर्ड इज एंड.
कि एक तो द पेरेंट्स शुड एक्ट विद इन द स्कोप, दिस इज अ जनरल पॉइंट, और माइनर के बेनिफिट में होना चाहिए, ठीक है। यू जस्ट हैव टू लर्न दिस 2 पॉइंट्स कि अगर माइनर के पेरेंट्स या माइनर के गार्जियन उसके बिहाफ पर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो इन्फोर्सिबल माना जाएगा। इन्फोर्सिबल का मतलब क्या, उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे, प्रोवाइडेड पेरेंट्स अपने स्कोप में एक्ट करें, विद इन द स्कोप मतलब दे शुड नॉट एक्सीड देयर पावर्स, और माइनर के बेनिफिट में होना चाहिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ठीक है। दिस इज पॉइंट H। ओके चलो F भी कर लेते हैं फर्स्ट। कम टू पॉइंट नंबर F, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। फॉर द टाइम बीइंग एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस को भूल जाओ, क्या लिखा है, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यहाँ पर इन शॉर्ट व्हाट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि इफ यू रिमेंबर दिस एग्जांपल, मुझे चाहिए तो मुझे पेंटिंग ही चाहिए, दैट मुगल पेंटिंग, ओके। इफ यू आर गिविंग मी 2 crores 5 crores और 10 crores टू फॉरगेट दिस पेंटिंग, तो क्या ये चलेगा? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन द पेंटिंग एंड नॉट इन एनी कॉम्पनसेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पॉइंट पढ़ो, सब हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है, माइनर के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एप्लीकेबल होगा क्या? यस और नो? क्या लिखा है फर्स्ट वर्ड? यस लिखा है फर्स्ट वर्ड, पढ़ो क्या लिखा है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मींस एक्चुअली कैरिंग आउट, करेक्ट, मुझे चाहिए तो मुझे पेंटिंग ही चाहिए, मींस एक्चुअली कैरिंग आउट द कॉन्ट्रैक्ट। देयर कैन बी नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंटर्ड बाय हिम। हिम मतलब कौन? हिम मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? माइनर की बात कर रहे हैं, राइट। एंटर्ड बाय द माइनर एज दे आर व्हाट, void ab initio। ये भी वापस से रिपीट हो रहा है, ओके। माइनर कैन नॉट क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फ्रॉम अदर पार्टी। देखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो दूर, वो अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करता है दैट इज ऑल्सो void ab initio। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो इट्स अ वेरी बात की बात आती है। अच्छा, अब यहां से इंपॉर्टेंट है, a contract entered into on behalf of his parents or guardian or the manager can be specifically enforced। अगर माइनर के बिहाफ पर उसके पेरेंट्स या गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट बनाते तो क्या उसको वैलिड माना जाएगा? यस, यही पढ़ा हमने पॉइंट जी में, राइट। तो क्या हम इसको इन्फोर्सिबल समझ सकते हैं? द आंसर इज यस, राइट। तो अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो इन्फोर्सिबल भी होगा, ठीक है। तो अगर उसके पेरेंट्स उसके बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं किसी और के साथ, तो क्या उस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज यस। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा था, एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। तो ये एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस मतलब क्या, अगर माइनर के बिहाफ पर उसके पेरेंट्स किसी के साथ बना रहे हैं तो उस केस में माइनर को भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगा, ठीक है। रीड द रिमेनिंग पॉइंट, क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड ऑन बिहाफ बाय हिज पेरेंट्स, गार्जियन और मैनेजर कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। वापस से देखो दो कंडीशंस यही रिपीट हो रही हैं, विद इन द अथॉरिटी एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। तो जो पॉइंट जी के 2 पॉइंट्स हैं वही ऊपर पॉइंट एफ में भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ए एंड बी। क्लियर है दोनों को? आर बोथ द पॉइंट्स क्लियर, पॉइंट एफ एंड जी? ठीक है, okay, come to point number D now. Okay, let me read the point. No ratification on reaching the age of majority। ठीक है, अब देखते हैं, ratification means confirmation of some previous act। इसको अंडरलाइन करो, ratification means confirmation of some previous act or adoption of any act or agreement, or adoption of any agreement। सिर्फ इतना हाईलाइट करो, ratification का मतलब क्या होता है, confirmation या adoption of any previous agreement, ठीक है। मैं आपको मतलब समझाऊंगी। Minor's agreement cannot be ratified by him on the age of majority, ठीक है। Now look at the example। अब supposedly
यहाँ पर एक अग्रीमेंट बना है, ठीक है, अग्रीमेंट बना है माइनर के बीच में और मिस्टर एक्स के बीच में, ठीक है। अब ये अग्रीमेंट कब बना है? व्हेन दिस पर्सन इज अ माइनर, ठीक है। तो मतलब ये अग्रीमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस सब कुछ लिखा गया है, और ये दोनों क्या प्रॉमिस करते हैं या म्यूचुअली क्या डिसाइड करते हैं कि देखो हमने अग्रीमेंट तो बना लिया है, ठीक है, पर हम ना इसको एग्जीक्यूट कब करेंगे? व्हेन विल वी एग्जीक्यूट दिस कॉन्ट्रैक्ट, दिस अग्रीमेंट? जब मैं मेजर बन जाऊंगा, ठीक है। तो एक्चुअल एग्जीक्यूशन कब हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का? व्हेन द माइनर बिकम्स अ मेजर, ठीक है। अब टेक्निकली आप क्या सोचोगे, ये तो चलेगा क्योंकि एग्जीक्यूशन कब हो रहा है? जब ये 18 प्लस हो जाएगा, करेक्ट, when he will become 18 plus. अब पॉइंट क्या कह रहा है? नो रैटिफिकेशन ऑन रीचिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। सुनो, अब अगर इनके पहले से ही ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं, कब बने थे ये कॉन्ट्रैक्ट? कब बना था? रादर आई शुड से एन अग्रीमेंट। व्हेन वाज दिस अग्रीमेंट मेड? व्हेन दिस पर्सन वाज अ माइनर, ठीक है। चलो ठीक है, एग्जीक्यूट कब कर रहे हैं? जब ये मेजर बन जाएगा। आंसर ये है, बिफोर इवन मी आस्किंग यू अ क्वेश्चन, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। सुनो, अब ये माइनर कौन बन चुका है? ही हैज बिकम अ मेजर। तो अगर मेजर जब तुम बन जाते हो ना, उसके बाद तुम अग्रीमेंट कर सकते हो किसी के साथ भी। तो जब तुम मेजर बनने के बाद कोई भी अग्रीमेंट कर रहे हो ना किसी के साथ, सो मेक श्योर यू आर मेकिंग अ फ्रेश अग्रीमेंट। यहाँ पर वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है? फ्रेश अग्रीमेंट। आपने जो पहले किए थे ना चीजें, आप उसको वापस से अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट अडॉप्ट। देखो, रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अडॉप्शन। और सब हेडिंग स्टार्ट कौन से वर्ड से हो रहा है? यस और नो? सब हेडिंग स्टार्ट कौन से वर्ड से हो रहा है? नो। तो क्या ये चलेगा? द आंसर इज नो। रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहले की चीजें अभी भी करना, रैटिफाई करना। पर क्या ये चलेगा क्या माइनर के केस में? नो। सब हेडिंग स्टार्ट्स विद द वर्ड नो, ठीक है। तो अगर आपने पहले कोई भी अग्रीमेंट बनाए हैं, मेजर बनने के बाद भी आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई अग्रीमेंट किसी के साथ करना है, यू हैव टू मेक अ फ्रेश अग्रीमेंट, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, ओके। चलो, नाउ बिफोर रीडिंग द पॉइंट, एक एग्जांपल है, ये पढ़ लो यहां से लेके यहां तक पढ़ लो। रीड द एंटायर एग्जांपल, टेक योर टाइम एंड अंडरस्टैंड। इफ यू सी आफ्टर द एग्जाम्पल विल डिस्कस। नोट्स का फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है नोट्स का? यहाँ पर लिखा है क्या? ही कैन एंटर इनटू अ न्यू एंड अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है। ओके, व्हाट वाज द एग्जांपल? क्या वो प्रॉमिसरी नोट वैलिड है? इज द प्रॉमिसरी नोट व्हिच वाज मेड, वाज इट अ वैलिड वन? नहीं, क्योंकि उसको बनाया ही किसने था? माइनर ने बनाया था, तो वो तो वॉइड ही है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? मेजर बनने के बाद उन्होंने एक नया प्रोमिसरी नोट बनाया, ठीक है, अग्रीड, बट अमाउंट तो सेम था, तो इसलिए वो भी क्या हो गया? वॉइड हो गया। क्या लिखा है? दिस इज ऑल्सो वॉइड as the law says that if promissory note was void during minority, it cannot be valid on the age of majority, ठीक है। so although you have prepared a fresh promissory note, but आपने अमाउंट पहला का ही लिया है, ठीक है। अब अगर आप वही promissory note लेते तो वो भी वैलिड, वो भी void होता। यहाँ पर although you have made a fresh promissory note, but अमाउंट आपने वही लिया है, hence it is void, ठीक है। now read the content। रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कंफर्मेशन और अडॉप्शन। पर ये अडॉप्शन चलेगा क्या माइनर के केस में? द आंसर इज नो। इसलिए सब हेडिंग स्टार्ट कहां से हो रहा है? नो रैटिफिकेशन, ठीक है। ओके, यहां से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। माइनर्स अग्रीमेंट cannot be ratified on attaining the age of majority, as ratification relates to back to the date, and so agreement which was void then cannot be made valid by subsequent ratification। मतलब जो अग्रीमेंट पहले void था वो आज भी void ही कहलाएगा, even though if you have attained the age of majority, ठीक है। तो जब ये माइनर था तब वो अग्रीमेंट तो void था ही था,
मेजर बनने के बाद भी वो अग्रीमेंट को वॉइड ही माना जाएगा इफ यू आर एग्जीक्यूटिंग द सेम अग्रीमेंट। ठीक है, अगर मेजर बनने के बाद अगर आप फ्रेश अग्रीमेंट बनाते हो तो उसको हम वैलिड मानेंगे। फ्रेश तो चलेगा ही ना, राइट। बट अगर वही जो आप माइनर, व्हेन यू आर अ माइनर एंड यू हैड प्रिपेयर्ड सम अग्रीमेंट विद सम पर्सन, अगर आप वही अग्रीमेंट को मेजर बनने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसको हम वॉइड ही कहेंगे। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो रैटिफिकेशन फॉर अ माइनर। ओके, इफ यू वांट टू हैव एन अग्रीमेंट विद अ थर्ड पर्सन, मेक श्योर दैट यू मेक अ फ्रेश अग्रीमेंट, जो यहाँ पर पॉइंट 1 में दिया है। डन? चलो, नाउ आफ्टर रीडिंग दिस पॉइंट, कम टू question number 37. Come to question number 37. Read the question. After writing this answer, then we'll stop. ठीक है, चलो read the question quickly. Okay, आप जब केस पढ़ते हो, so case says that there are two parties, Mr. X and Mr. Y. Correct? X तो मेजर है, Y is a minor. ठीक है, अब इसने X ने इसको फर्नीचर बेचा और ये इसको पे करेगा। कितना पे करेगा? 1 लाख। ओके, अब फर्नीचर तो आज मिल गया माइनर को। ठीक है, माइनर पे कब करेगा? पेमेंट का डेट कब पे? व्हेन विल ही पे हिम? ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। ठीक है, पर फर्नीचर तो आज आ गया। ठीक है, पेमेंट कब होगी? मेजर बनने के बाद। क्या ये वैलिड है? क्या ये वैलिड कहलाएगा? द आंसर इज नो, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब सपोजिटली पेमेंट का डेट है 1 मार्च, तो 1 सपोजिटली मार्च के पहले वो मेजर बन गया। ठीक है, और पेमेंट कब होना है? जब ये मेजर बन जाएगा। तो ये जो उसको पे करेगा, इज दिस अ वैलिड पेमेंट? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आप पेमेंट किस चीज के लिए कर रहे हो? वो चीज के लिए कर रहे हो जो आपको माइनर जब आप थे तब आपको मिली थी। फर्नीचर कब मिला था? जब ये माइनर था। ओके, सो व्हाट आर यू डूइंग? यहाँ पर आप वही अग्रीमेंट को रैटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, और रैटिफिकेशन पॉसिबल है क्या? द आंसर इज नो। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ना पर्पसली ऐसा दिया है कि पेमेंट तो कब करेगा वो? जब वो मेजर बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आता है कंफ्यूजन कि ठीक है ना, पेमेंट तो वो तब कर रहा है जब वो मेजर बन गया, पर आपको ये चीज देखनी है कि यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर जो है वो ट्रांसफर कब हुआ था? जब वो माइनर था ऑलरेडी। ठीक है, सो एनी पेमेंट which is made even after attaining majority relating to the goods which were transferred when you were minor, वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, write down the question answer. लिखो point number 1. Write down point number 1. An agreement with a minor, an agreement with a minor is void ab initio, is void ab initio. An agreement with a minor is void ab initio, ब्रैकेट्स में लिखो, as given in, as given in, ये केस का नाम लिखो अब, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। फर्स्ट पॉइंट में हमने जो कल केस स्टडी डिस्कस किया था, एज गिवन इन मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष केस। सो पॉइंट 1 क्या है? एन अग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड अब इनिशियो, ब्रैकेट में क्या लिखा है? एज गिवन इन मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष केस। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1. नाउ राइट ऑन पॉइंट नंबर 2. मिस्टर एक्स गेव हिम फर्नीचर, Mr. X gave him furniture in his minority. Mr. X gave him the furniture in his minority, which is not a good consideration. Which is not a good consideration. Point 2 क्या है?
Mr. X gave him furniture Mr. X gave him furniture in his minority, which is not a good consideration. ठीक है, full stop. आगे लिखो, minor cannot ratify his agreement. Minor cannot ratify his agreement. Minor cannot ratify his agreement after attaining majority. Minor cannot ratify his agreement after attaining majority, as it was made in his minority. As it was made in his minority. I'll repeat the sentence again. A minor cannot ratify his agreement after attaining majority, as it was made in his minority. ठीक है, लिखा है इतना. Now write down the third point. Write down the third point. Mr. X cannot make a case. Mr. X cannot make a case. या सॉरी ऐसे लिखो, cannot file a case. Mr. X cannot file a case. Mr. X cannot file a case to recover the amount. To recover the amount. Mr. X cannot file a case to recover the amount as subject matter. As subject matter was given during minority. Was given during minority. I'll repeat the third point again. Mr. X cannot make a case, cannot file a case to recover the amount as subject matter was given during minority. लिखा है इतना. जहां पर आपने सब्जेक्ट मैटर लिखा है ना, वहां पर ब्रैकेट में फर्नीचर लिख लो. सब्जेक्ट मैटर के बाद राइट डाउन फर्नीचर. डन. I'll repeat the entire answer again. सुन लो. फर्स्ट पॉइंट क्या है? एन अग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड अब इनिशियो. ब्रैकेट में आपने लिखा है एज गिवन इन मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष केस. ठीक है. सेकेंड पॉइंट लिखा है आपने, मिस्टर एक्स गेव हिम फर्नीचर इन हिज माइनॉरिटी विच इज नॉट अ गुड कंसिडरेशन. माइनर कैनॉट ratify his agreement after attaining majority as it was made in his minority. ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 2. एंड थर्ड पॉइंट क्या है? मिस्टर एक्स कैनॉट फाइल अ केस टू रिकवर द अमाउंट एज सब्जेक्ट मैटर ब्रैकेट में फर्नीचर वाज गिवन ड्यूरिंग माइनॉरिटी. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर क्विकली देख लो, यू डू नॉट नीड टू राइट दिस. एक मैंने एक टेबल बनाई है. ठीक है. अब देखो, फर्स्ट दिस इज केस नंबर 1. ठीक है. केस नंबर 1 में फर्नीचर कब ट्रांसफर हुआ था? जब वो माइनर था. ठीक है. फर्नीचर कब ट्रांसफर हुआ था? When he was a minor. और पेमेंट कब की गई थी? जब वो मेजर हो गया. Is this allowed? बताओ, yes or no? This is not allowed. क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट तो बन गया था जब ये माइनर है, राइट? तो आप कोई भी चीज को रैटिफाई कर सकते हो क्या? द आंसर इज नो. ठीक है. ये केस 2 है. केस 2 में पेमेंट पहले हुई थी जब ये माइनर था, और फर्नीचर कब ट्रांसफर हुआ था? जब ये मेजर था. क्या ये चलेगा? क्या ये चलेगा? फर्नीचर कब ट्रांसफर हुआ? जब वो मेजर बन गया, पर उसने पेमेंट पहले कर दी. क्या ये चलेगा? जब आप माइनर होते हो, कैन यू पे फ्रॉम योर पॉकेट्स? तो ये भी आई विल राइट नो. मतलब आप कहीं भी माइनर हो, चलेगा क्या? थर्ड का केस बताओ. ऑब्वियसली, राइट? फर्नीचर भी कब ट्रांसफर हुआ? व्हेन यू वर अ मेजर. पेमेंट भी कब हुआ? व्हेन यू वर अ मेजर. तो ये तो चलेगा ही. ये तो ऑफकोर्स चलेगा. चाहिए तो ये लिख लो अगर कंफ्यूजन है तो, कि आप कभी भी माइनर हो, फिर फर्नीचर पहले आए या पेमेंट पहले आए, अगर आप कौन सी भी स्टेज पर माइनर हो तो उसमें रैटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है.
तो नो रैटिफिकेशन, नो रैटिफिकेशन, और यहां पर लिखो यस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. राइट दिस डाउन. So in whichever stage, if you are a minor, you cannot ratify it ahead. फिर पहले चाहे फर्नीचर आए या पहले चाहे पेमेंट हो, अगर आप कोई भी स्टेज पर माइनर हो, इट कैन नॉट बी रैटिफाइड. ठीक है. हैव यू ऑल अंडरस्टूड द पॉइंट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे? चलो, आई थिंक इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स रिमेनिंग है. पॉइंट बी जहां पर लिखा है माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, इधर लिखो होमवर्क. सिर्फ पॉइंट बी होमवर्क है, इसका एग्जाम्पल पढ़ लेना, और बाकी एक रेस्टिट्यूशन का पॉइंट बचता है विच आई विल डिस्कस टुमारो. ठीक है. पॉइंट ई बचता है, सो यू जस्ट हैव टू रीड पॉइंट बी फॉर होमवर्क. ठीक है. क्या पॉइंट बी के नोट्स? मैंने जितना मार्क किया है उतना ही. नहीं, तो ये नोट्स में से सिर्फ आपको ये लर्न करना है कि अगर वो मेजर बन जाता है, सो कैन ही डू अ फ्रेश अग्रीमेंट. ये तो अभी हमने पढ़ा ना कि ही कैन एंटर इनटू अ न्यू एंड अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, यहाँ तक पढ़ लो. पॉइंट 2 में क्या लिखा है? अगर माइनर के ऊपर कोई डेट है, अ डेट इनकर्ड बाय अ माइनर ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, वो भी वॉइड ही कहलाया जाएगा. ठीक है. पॉइंट 3 मत करो, सिर्फ पॉइंट 1 एंड 2, और वो पॉइंट 1 में भी जितना मैंने मार्क किया है उतना ही करना है. माइनर्स एग्रीमेंट कैन नॉट बी रैटिफाइड, ये तो हमने पढ़ लिया है. अगर बट ही कैन एंटर इनटू अ न्यू एंड अ फ्रेश एग्रीमेंट ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी. ठीक है. देखो यहाँ पर पॉइंट 1 में आगे क्या दिया हुआ है? अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग माइनॉरिटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन फॉर अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट. मतलब क्या? आपने अभी यहाँ पर केस 2 लिखा ना, केस 2 में क्या हुआ था? ओके, मैं इसका ये मतलब समझाती हूँ. अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग माइनॉरिटी मतलब क्या? सपोजिटली यहाँ पर आपने पेमेंट कब किया? जब आप माइनर थे. और फर्नीचर कब ट्रांसफर हुआ? जब आप मेजर बन गए. ये भी चलेगा क्या? नहीं. यहाँ पर आपने पेमेंट पहले रिसीव कर लिया. क्या लिखा है? अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग माइनॉरिटी. यहाँ पर पेमेंट पहले हो चुका था, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन फॉर अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. तो आपको पूरा का पूरा फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ही बनाना पड़ेगा. ठीक है. आप पहले का कोई भी नहीं ले सकते हो, फर्नीचर भी नहीं ले सकते हो, पेमेंट भी नहीं ले सकते हो. ठीक है. सो पॉइंट बी माइनर कैन, ये भी सिंपल पॉइंट है. पॉइंट बी को होमवर्क के लिए कर लेना. और आज के हमने जो सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इंक्लूडिंग द 2 क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, एक बार पढ़ लेना. ठीक है. फिर एक ही पॉइंट बचता है रेस्टिट्यूशन वाला, पॉइंट ई, दैट आई विल डू इट टुमारो. ठीक है. एंड देन टुमारो विल कंप्लीट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. एक बार इसके हेडिंग्स देख लो. पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कौन होता है? लुनैटिक, इडियट. इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बोला था कि इडियट इज गिवन इन लॉ. ड्रंकन, हिप्नोटिज्म जिसके ऊपर किया गया है हिप्नो, एंड हाँ बस ये 4 ही है. इसको भी हमको सिर्फ रीड करना है, ये एग्जाम में नहीं आएगा. दिस इज थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट. दे विल नॉट आस्क यू हु इज एन इडियट. ठीक है. या डिफाइन अ पर्सन हु इज बीन गॉन थ्रू हिप्नोटिज्म, ये नहीं आएगा. ठीक है. ये मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ. पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अगर आता है, सो दे माइट आस्क यू दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट, पर ये या पूछ लेंगे कि कौन कौन से लोग होते हैं, बट दे विल नॉट आस्क यू स्पेसिफिकली कि दैट हु इज एन इडियट, हु इज अ ड्रंकन पर्सन. ठीक है. तो ये बस कुछ रीडिंग एस्पेक्ट्स होते हैं विच वी विल डू टुमारो. ठीक है. तो जो 2 पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेंगे एंड वी विल रीड दिस हु आर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. ठीक है.